समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन है इसका, आपकी जो एक्सरसाइज थी, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000, मतलब एक ट्रस्ट में 30,000 इन्वेस्ट करना चाहता है बंदा, तो वो दो तरह के बॉन्ड अप्लाई कर रहा है। एक पे तो इंटरेस्ट है 5% और एक पे है 7%। तो आप क्या कर लोगे, लेट एक्स बी मैट्रिक्स मान लोगे आप कोई भी। उसके लिए आपको एक्स मैट्रिक्स मानने से पहले आपको फर्स्ट बॉन्ड मानना पड़ेगा। फर्स्ट बॉन्ड बी हमने क्या मान लिया भाई, एक्स। और सेकंड जो बॉन्ड है वो आपका टोटल 30,000 थे, तो 30,000 माइनस में क्या आ गया भाई, एक्स। सेकंड बॉन्ड ये आ गया आपका। अब यहां से देखोगे आप, लेट एक्स बी ए रो मैट्रिक्स ले लेंगे हम, और एक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, जो भी आपकी फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड है वो हमने रो मैट्रिक्स के रूप में ले लिया। और इसका ऑर्डर देखें तो रो कितनी है बेटा, यहां पे 1 और कॉलम कितने हैं 2। एक्स बी ए रो मैट्रिक्स मान लिया जिसमें दोनों बॉन्ड आ गए। और उसके बाद लेट वाई बी कॉलम मैट्रिक्स फॉर इंटरेस्ट। तो y का जो मान है वो क्या आ गया भाई, एक में 5% कर रहा है फर्स्ट बॉन्ड पे, तो फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट है, सेकंड पे 7%। यदि परसेंटेज को हटाएंगे हम तो 5 बाई में 100 और 7 बाई में भी क्या आ गया बेटा 100। अब आप क्या करोगे, हमें लास्ट में दे रखा है यहां पे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, x इंटू में y। ये जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 इंटू में 2 या 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1। दो रो है और एक कॉलम है, तो x इंटू वाई कर रहे हैं हम। यहां से देखिएगा क्या आएगा अपना, x 30,000 माइनस में x और इंटू में 5 बाई में 100, 7 बाई में 100। आप देखिए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल थी क्योंकि 2 और 2 यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो है x, उसका जो ऑर्डर है कॉलम का वो 2 है और इसके रो का भी 2 है, तो 2 2 में लुप्त हो जाएगा। तो जो ऑर्डर आएगा किसका, एक्स वाई का, वो 1 इंटू 1 होगा। तो यहां से देखिए भाई, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करिए आपने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अकेला 1 1 एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने बताया था यदि एलिमेंट ऐसे ले तो पहला एलिमेंट रो को डिफाइन कर रहा है, दूसरा एलिमेंट कॉलम को डिफाइन कर रहा है। तो एक्स की और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5x बाई में 100 प्लस में 7 बाई 100 इंटू में आ गया भाई आपका 30,000 माइनस में x, और जो ऑर्डर था इसका 1 इंटू 1। अब इसको सोल्व करेंगे हम, क्या आएगा देखिएगा बेटा, 5x बाई में 100 प्लस में 100 से देखो 2 0 यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, यानी 300 बचेगा। 300 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2100 आ गया भैया, और माइनस में आ गया 7x बाई में 100। देखिएगा ध्यान से, इसके अंदर मल्टीप्लाई की, माइनस में x है तो 7 बाई 100 x आ गया भाई 2100। दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो यहां से देखो आपको साफ दिखाई दे रहा है, माइनस का 2x बाई में क्या आ जाएगा 100। और जो ऑर्डर था इसका मैंने बताया था 1 इंटू 1 है, तो आप 1 इंटू 1 ऑर्डर को हटा सकते हो, ये एलिमेंट बन जाएगा एक सिंगल, यानी 2100 माइनस में 2x बटा में 100 आपकी टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में इसने कहा यदि टोटल इंटरेस्ट कितना हो 1800, तो फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा और सेकंड क्या होगा। टोटल इंटरेस्ट आपको दे रखा है भाई यहां पे 1800, तो ये वाला जो मान है 2100 माइनस में 2x बटा में 100 और बराबर आ गया भाई 1800। अब 2100 उस साइड जाएगा तो माइनस में 2x बटा में 100 और बराबर है माइनस का 300 हो गया भाई, क्योंकि माइनस की टर्म ज्यादा होगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा बेटा। 2x इज इक्वल टू 30,000 यानी x इज इक्वल टू 15,000 आ गया भाई। फर्स्ट पार्ट के हिसाब से जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 15,000 आ गया, आप डाल सकते हो। सेकंड बॉन्ड कितना आ गया बेटा, 30,000 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो सेकंड भी 15,000 आ गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है देखिएगा, टोटल इंटरेस्ट हमें दे रखा है यहां पे सेकंड पार्ट में, हमें दिया है 2,000 रुपए। तो यहां पे जो टोटल इंटरेस्ट निकाला था हमने, यहां लिख दे रहा हूं, x इंटू वाई था भाई, वो कितना था अपना देखिएगा, लास्ट में सोल्व किया 2100 माइनस में 2x बाई 100 इज इक्वल टू 2000 आ गया भाई।
ये इधर जाएगा बेटा, माइनस का 2x बाई में 100 इज इक्वल टू आ गया -100, और यहां से माइनस कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 10,000 आ गया बेटा, x इज इक्वल टू यदि आप देखोगे तो 5,000। यानी सेकंड केस के हिसाब से यदि हम देखें तो फर्स्ट बॉन्ड 5,000 है और सेकंड बॉन्ड 25,000 है। ये आपको बताने थे, तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इसी बेस पे है। एक में तो आपको दे रखी है बुक्स और फिर रेट दे रखा है। अब रेट पर बुक है या आपको वो देखना पड़ेगा, डजन के हिसाब से दे रखी है बुक। बुक जो है वो डजन के बेस पे दे रखी है, तो पर पीस का रेट मिलेगा। लेट एक्स बी द मैट्रिक्स मान लेना आप, किसके लिए, नंबर ऑफ बुक्स के लिए, और वो हमने रो मैट्रिक्स ले लिया। क्या क्या थी भाई, 10 डजन केमिस्ट्री बुक थी और 8 डजन फिजिक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स, और ये पर डजन है, यहां पे लिख देना साथ में। तो यदि हम प्राइस देखेंगे, लेट वाई बी द कॉलम मैट्रिक्स फॉर प्राइस ऑफ बुक्स, और ईच बुक की रेट दे रखा है, मिलेगा आपको क्या क्या दिया, देखिए देयर सेलिंग प्राइस आर एस 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। 80, 60 और 40 दे रखे आपको रेट, और ईच बुक का दिया है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये ध्यान कर देना, ये 120 आ गया, ये 96 आ गया, ये 120 आ गया। अब टोटल कॉस्ट जब आप निकालोगे तो x इंटू वाई कर सकते हो, x इंटू वाई करोगे तो वो आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो ये आप कर सकते हो, यहां पे टोटल अमाउंट के लिए x इंटू में y करोगे तो x क्या है देखिएगा, ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3, और यहां ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 120, 96, 120 और इंटू में 80, 60, 40, जो पिछला सम है उसकी तरह आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके साथ RS जो रुपए है RS लगा सकते हो आप, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या दिया है भाई। अब जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको बुक में, चाहे वो एलिमेंट्स की बुक हो चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, आपको अच्छे से क्वेश्चन यदि समझ में आएंगे तो आप कर सकते हो। हाँ जी, आगे जो आपका जो अगली एक्सरसाइज शुरू हो रही है मल्टीप्लीकेशन में, फिर भी कोई दिक्कत है तो कोई भी बच्चा बता सकता है मैसेज करके, वो आपको समझा दी जाएगी। जैसे एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, एक बार यहां 1 2 3 दे दिया भाई हमें, इसका ऑर्डर क्या है, अब देखो 1 2 3 ऐसे ले लीजिए आप, 1 2 3। अब इसका ऑर्डर देखो क्या है, 3 इंटू 1, 3 रो है 1 कॉलम। फिर आप बी लीजिए बेटा, ये दे दिया 4 5 6, और इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3, रो 1 है और कॉलम जो है रो 1 है, कॉलम जो है 3 है। मैंने बताया था ये वे रो का ये कॉलम का। ए इंटू बी करिए, अब समझ में आ गया तो अच्छी तरह आपको ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। 1 2 3 का ऑर्डर 3 इंटू 1 है, ध्यान दीजिए लिख रहा हूं यहां पे, और ये है 4 5 6, 1 इंटू 3 है। तो पहले जो मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर दूसरे के रो का ऑर्डर यदि सेम है, तो ए बी का यदि आपसे ऑर्डर पूछे तो वो रिजल्ट आएगा 3 इंटू 3 ए बी का। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 1 और ये 1 एक दूसरे में लुप्त हो जाएंगे। तो यहां से आप करोगे पहली रो में 1 एलिमेंट है, पहला कॉलम मिलके A11 बनाएगा। देखिए आपने कहा A11 देखिए 4, फिर 1 की और 5 की यानी A12, पहली रो दूसरा कॉलम बन गया। फिर 1 की और 6 की तो A13 बनेगा। फिर सेकंड रो लेंगे तो फर्स्ट कॉलम आएगा तो A21 एलिमेंट बनेगा। A21 में ध्यान से देखें, हम पहला जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और दूसरी जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉलम को। तो यहां से देखो 2 4 जा 8, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 10, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम 12, फिर अगला देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12 आ गया भाई, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 18 आ गया। और यहां जो रिजल्ट बना है वो देख लीजिए, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 3 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करनी है आपने। बाकी 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, जो भी ऑर्डर आप ले सकते हो, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका क्लियर होगा टॉपिक। आगे जो मुद्दा आएगा आपका टॉपिक जो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम जर्नली एग्जाम की व्यू से देखें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना तो भी वहां एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, इस टॉपिक में से। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, सबसे पहले इससे पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से पहले हमें जो टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मीन है भाई? यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में। देखिएगा कैसे। ए मैट्रिक्स जैसे हमें दिया है 1 2 3 4 5 6, तो ऑर्डर क्या है यहां पे? 2 इंटू में 3, 2 रो है 3 कॉलम है। ए की पावर टी भी लिख देते हैं, ए डैश भी लिख देते हैं हम। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है भाई? जो मैट्रिक्स आपका 1 4 2 5 3 6 उसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो जो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा? रो। अब देखो 1 4 यहां कॉलम था, यहां क्या बन गया? रो, फर्स्ट रो। 2 5 सेकंड कॉलम था, यहां सेकंड रो बन गई। और 3 6 थर्ड कॉलम था, यहां रो बन गई। और जो रो थी वो कॉलम बन गया। तो यहां पे जो ऑर्डर था वो देखिएगा 2 इंटू 3 है और यहां जो ऑर्डर हुआ वो 3 इंटू में 2 हो गया, यानी ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज में। क्लियर है ये टॉपिक है? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फंडा आपका क्लियर हो गया। यहां से डेफिनेशन जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की वो समझ में आ गई होगी आपको कि रो है वो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन हमने यहां पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स किया है। क्लियर है? अब यदि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आगे देखें, ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो आपका डिपेंडेंट है ट्रांसपोज पे। यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो उसके खुद के इक्वल आ गया तो वो मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले वो माइनस ए के इक्वल आ गया तो आप कहोगे इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहां एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एचबीएससी, वो ध्यान से सुनिए कि प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। हमें प्रूव करना है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर है 0। कैसे? वो देखिएगा। हम जो ए मैट्रिक्स लेते थे जनरली उसको हम ऐसे लिखते थे ए आई जे, जहां आई जो है वो डिनोट करता था रो को और जे जो है वो डिनोट कर रहा था कॉलम को। तो यदि हम यहां से देखें, क्योंकि आप रीजन जानते हो कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, वी नो दैट इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए। इसमें दे रखा है ना स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया भाई। ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे के रूप में। तो यहां ए ट्रांसपोज होगा, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे बेटा तो देखो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया? ए जे आई। यानी यहां मैं क्या लिख दूंगा? ए जे आई। और माइनस ए का मतलब ए के एलिमेंट ए आई जे के रूप में लिखते हैं, ध्यान से देखना भाई। तो माइनस आगे रहेगा। अब डायगोनल एलिमेंट आपने मैट्रिक्स में किए तो याद कीजिए ये वाला A11, ये A12, ये A13, ये A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये डायगोनल एलिमेंट है। ध्यान से देखो, ये जो 1 1 इक्वल है, यहां भी 2 2 3 3, यानी एलिमेंट्स जो है आई और जे के डायगोनल एलिमेंट पे इक्वल होते हैं। तो यहां से फॉर ऑल आई इक्वल टू जे लेंगे, क्योंकि डायगोनल की बात कर रहे हैं यहां पर। आई और जे इक्वल आएगा तो ये क्या बन जाएगा? देखना भाई, ए आई आई, जे की जगह मैंने आई रख दिया, इक्वल टू माइनस ए आई आई। जहां जे था हमने वहां आई रखा है, बाकी कुछ नहीं किया। ये इधर आएगा बेटा, एक और एक कितना हो गया? 2, यानी 2 ऑफ ए आई आई इक्वल टू क्या आ गया? 0। और ए आई आई इक्वल टू क्या आ गया भाई? 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब ए आई आई का मतलब क्या है बेटा? यदि आई का मान आप 1 लेंगे तो A11 भी 0 आएगा, 2 लेंगे तो A22 भी 0 आएगा, 3 लेंगे तो A33 भी 0 आएगा, 4 लेंगे तो A44 भी 0 आएगा, 5 लेंगे तो A55 भी 0 आएगा, यानी इस तरह आगे चलता रहेगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये क्वेश्चन यूज होता है, ध्यान करोगे आप। मैथ में किसी बच्चे से आप पूछ सकते हो जिसके पास मैथ है। हाँ जी, प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो हमें पहले मैट्रिक्स क्या दे रखा है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने डेफिनेशन ले ली भाई, स्क्यू सिमेट्रिक कब होता था मैट्रिक्स? जब उसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आए। ए के जो एलिमेंट है नॉर्मल वे में हम ए आई जे के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो जे और आई इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि रो कॉलम में और कॉलम में रो में। और ये आ गया माइनस ए आई जे के इक्वल। ए का मान तो ए आई जे ही था। जब डायगोनल एलिमेंट लेते हैं, मैंने आपको बताया कि आई और जे वहां इक्वल होता है, तो आई और जे इक्वल होगा
तो यहां ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई होगा, इधर आएगा 2 ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो ए आई आई इक्वल टू 0 आ गया। इट्स मीन है आई का मान 1 होगा तो ए 1 1 0 होगा, 2 होगा तो ए 2 2 0, 3 होगा तो ए 3 3 0, और लास्ट में आप कह सकते हो आई ई वी से दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये प्रूव करना था। अब एक थ्योरम है इसकी जिससे सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। किस चीज का भाई? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। प्रूव दैट ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक कोई भी मैट्रिक्स ले हम उसको एक सम के रूप में लिख सकते हैं, एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ले लिया ऑफ ऑर्डर एन, और यहां पे ए जो मैट्रिक्स ले रहा है, जो हमें मैट्रिक्स लेना है वो ये याद रखना आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और ये थ्योरम भी बीएससी के अंदर है आपकी। स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर एन है, यानी यहां ए का जो ऑर्डर है एन इंटू एन है भाई। ए मैट्रिक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना भाई, आप ये जो स्टेप है 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा। अब यदि इसी बात को हम ऐसे लिख दे ए प्लस ए 2a को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि 1 बाई में 2 मैं a में a ट्रांसपोज ऐड कर दूं और उसी तरह a में से a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल होगा तो वापिस यही आ जाएगा। अब दोनों पार्ट अलग कर दें तो 1 बाई 2 a प्लस में a ट्रांसपोज आ गया, प्लस में 1 बाई 2 इसके साथ भी आएगा बेटा a माइनस में a ट्रांसपोज आ गया। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको नाम p दे दिया भाई और इसको q दे दिया, यानी P का जो मान है 1 बाई 2 A प्लस में A ट्रांसपोज है, और Q का जो मान है 1 बाई 2 A माइनस में A ट्रांसपोज है। अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जो आपको समझ में नहीं आना चाहिए। हाँ जी, एक पार्ट P लिया, एक Q लिया, आपने एक स्टेप क्लियर कर दिया यहां पे, क्या कि एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में तो हमने लिख दिया, लेकिन अब बताना है कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी भाई उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आए, ये थी सिमेट्रिक की डेफिनेशन। यदि उसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ये थी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ये वाली। दोनों में ध्यान से देखो, एलएचएस पार्ट में तो ट्रांसपोज हुआ है, एलएचएस पार्ट जो है वो हमें क्या कह रहा है कि ट्रांसपोज हुआ है। उससे पहले एक टॉपिक और यहां जो यूज होगा भाई, मान लीजिए हमें ए दे रखा है 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज जो लेंगे ऑर्डर यहां पे दिखाई दे रहा है आपको 2 इंटू 2 है। ए ट्रांसपोज लेंगे तो 1 3 जो है रो थी कॉलम बन गया 2 4, या फिर रो कॉलम बन गया कॉलम रो बन गया, बात एक ही है। ऑर्डर फिर भी कितना है 2 इंटू 2 है। फिर यदि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें हम डबल ट्रांसपोज, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा रो, और ये वापिस किसके इक्वल आ गया ए के। यहां से इस एग्जांपल से मैं इतना समझाना चाह रहा था कि किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज होगा तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा, यानी ए के इक्वल आ गए। अब यहां से हम कैसे चेक करेंगे भाई, पी का आप ट्रांसपोज लोगे अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। पी का ट्रांसपोज लेंगे तो 1 बाई 2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज और पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा। एक फार्मूला आप साथ में नोट कर सकते हो, आइडेंटिटी है ये आपकी भाई, किसी भी कांस्टेंट टर्म से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें तो k यानी कांस्टेंट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। यहां पे ये बात इसलिए समझाई क्योंकि 1 बाई 2 कांस्टेंट टर्म है, इस पे कोई असर नहीं होगा, a प्लस में a ट्रांसपोज और उस पूरे का क्या आ गया ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो 1 बाई 2 a ट्रांसपोज हो जाएगा भाई, और a ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज होगा। और ये फार्मूला मैंने यहां बताया, किसी भी मैट्रिक्स का यदि हम डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा बेटा, और ये जो मान था हमारा किसके इक्वल था पी के, आई आपने कह दिया पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक सिमेट्रिक आ गया तो जनरली हमें पता है कि क्यू जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन प्रूव करके बताना है हमें। तो प्रूव कैसे करोगे, देखिए क्यू का मान हमें 1 बाई 2 ए माइनस में ए ट्रांसपोज दिया है भाई, क्यू ट्रांसपोज लोगे आप तो 1 बाई 2 ए माइनस में ए ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज, कांस्टेंट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होगा ट्रांसपोज का,
तो ए माइनस में ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आ गया भाई। अब देखिएगा यहां से 1/2 ए ट्रांसपोज अंदर आया, माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमें ये टॉपिक क्लियर है हमारा यहां से कि किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेंगे तो रिजल्ट ए आएगा, यानी 1/2 रिजल्ट क्या है अपना, ए ट्रांसपोज माइनस में ए। माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे बेटा, तो -1/2 ए माइनस में ए ट्रांसपोज हो गया, और ये जो मान था वो किसका था, क्यू का, यानी क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ गया। क्यू जो ट्रांसपोज हमने किया वो माइनस क्यू के इक्वल आ गया, दैट्स वाई क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बन गया भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू मैट्रिक्स, और जिनमें से एक क्या निकला अपना सिमेट्रिक और एक है स्क्यू सिमेट्रिक। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं IEV से दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस एक्सरसाइज का एक जो सम है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा है। जैसे देखिएगा कैसी है वो, लास्ट क्वेश्चन मिलेगा आपकी एलिमेंट्स या जो भी बुक है एनसीईआरटी की। जैसे ए मैट्रिक्स दे देगा भैया हमें, मैं वैसे जनरली उठा रहा हूं 2 3 5 4 -1 2 5 6 और 3, ये मैट्रिक्स ले लिया। इस मैट्रिक्स का यदि हम ऑर्डर देखें तो क्या है, 3 इंटू में 3 ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बेटा, 3 इंटू में 3 मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, we know that a square matrix can be written as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। यदि आप डायरेक्ट इसको ये लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप ये स्टेप साथ में ले रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, ऑब्जेक्टिव हो तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, यहां रीजन दे सकते हो। फिर सिर्फ इतना करना, पी क्यू नहीं मानना। वेयर 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक पार्ट एंड 1/2 ए माइनस में ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ये आप डाल सकते हो। ये पूरा इस सम के लिए करना पड़ेगा। अब हम क्या करें, पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 3 5 4 -1 2 5 6 3। हाँ जी, इसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3 रहेगा, क्योंकि ऑर्डर तो चेंज होगा ही नहीं, रो कॉलम में चेंज होगी, ट्रांसपोज कर चुके आप। हमें ये रिजल्ट निकालना है दोनों, ए तो ये है ही अपना, ये और ये रिजल्ट निकालना। तो पहले आप ए प्लस में ए ट्रांसपोज कर लीजिए, ऐड करिए 2 2 4 3 4 7 5 5 10 4 3 7 -1 -1 -2 2 और 6 8 5 5 10 6 2 8 3 3 6। फिर आप निकालिए ए माइनस में ए ट्रांसपोज, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 0, 3 में से 4 जाएगा -1 भाई, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, और 2 में से 6 जाएगा -4, 5 में से 5 जाएगा 0 बेटा, और 6 में से 2 जाएगा 4, और उसके बाद 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने प्रूव किया था कि ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, तो वो रियल है। देखो ये 0 आगे ना अपने आप, आपने मैट्रिक्स लिया। अब इन दोनों का मान आपने IEA इक्वल टू 1/2 इंटू में ए प्लस ए ट्रांसपोज का मान उठाइए, क्या था भाई 4 7 10, 7 -2 और उसके बाद है आपका 8, और फिर है अगला जो कॉलम 10 8 6 प्लस में 1/2, अगला ए माइनस में ए ट्रांसपोज का मान उठाइए भाई 0 1 0 -1 0 4 और 0 -4 0। अब आप आगे क्या कर सकते हो, 1/2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 7/2 5 7/2 -1 4 5 4 3, और प्लस में आ गया भाई आपका 1/2 से डिवाइड करेंगे -1/2, यहां 0 ही रहेगा बेटा, ये 1/2 0 -2, यहां 0 2 0। अब आगे ऐड नहीं करना, कई बच्चे क्या करते हैं और स्मार्ट बन के रहे, ए को तो लेके ही चले थे हम, ए यही तो था ना। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि ए के इक्वल चल रहे हैं।
अब एक पार्ट तो क्या बन गया यहां से सिमेट्रिक पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या बन गया स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो इस तरह से चाहे 2 ऑर्डर का है चाहे 3 ऑर्डर का है, लास्ट क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सम को लेके हम आगे एक पार्ट और कर रहे हैं जो आपकी क्वेश्चन है। ये हमारा a माइनस ए ट्रांसपोज का मान आया था, ध्यान करेंगे ये वाला a माइनस ए ट्रांसपोज क्या था भाई, 0 1 0 -1 0 4 0 -4 0। इस सम को कैसे भाई, कुछ सम आपके ऐसे हैं कि हमें एक बार तो प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस में a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए देखे आपसे ये पूछेगा, ए मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, आपसे ये पूछेगा कि प्रूव दैट ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो आई आप क्या आरटीपी करोगे भाई, हम करेंगे ए प्लस में ए ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए प्लस में ए ट्रांसपोज के। अब ये दोनों मिलके बन तो एक मैट्रिक्स ही रहा है, यदि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। तो हम क्या करें, एलएचएस उठा लें भाई, ए प्लस में ए ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज। कहने का तात्पर्य है यहां रखिए वैल्यू, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल रखा आपने, तो इसका ट्रांसपोज करिए आप, यानी 4 7 10 7 -2 8 10 8 6 का हमें क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज। क्या आएगा भाई देखिए दोबारा, 4 7 10 7 -2 8, जो रो थी वो कॉलम बन गया भाई, और 10 8 6। अब दोबारा इससे मिलाइए, ये 4 7 10, ये वाला देखो न्यू, ये वाला देखो सेम, यानी ये वापिस किसके इक्वल आ गया, ए प्लस में ए ट्रांसपोज के, और वही अपना क्या है आरएचएस। दैट्स मीन ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब कहीं आपके एग्जाम में ये आ जाए, यानी आपकी जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी है, प्रूव दैट ए माइनस में ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो जैसे हमने सिमेट्रिक वाला किया उसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक का करना है। कैसे स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव करोगे भाई इसको, तो आरटीपी अपन क्या करना पड़ेगा भाई, ए माइनस में ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस में इसी के इक्वल आना चाहिए, किसके, ए माइनस में ए ट्रांसपोज के। अब एलएचएस लेंगे हम, ए माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का मान क्या है भाई, 0 1 0 -1 0 4 0 -4 0, और उसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज। करिए बेटा, क्या आएगा, रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दो आप, 1 0 -4 0 4 0, या फिर कॉलम रो में कर दो, बात एक ही है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, यदि हम माइनस कॉमन ले लें, बाहर माइनस ले लें और प्रत्येक एलिमेंट को अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, 0 -1 0, यहां गया +1 भाई, 0 -4, फिर देखो 0 4 0, माइनस बाहर ही है, क्या ये वापिस ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आ गया, तो ये आ गया ए माइनस में ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वो माइनस में उसके इक्वल आ जाए तो आप क्या कहोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद देखिएगा क्या है, अब आगे बारी ट्रांसपोज में प्रोडक्ट की। हाँ जी, कोई भी 2 मैट्रिक्स दिए हैं, ए बी का ट्रांसपोज लें तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। पीछे से ट्रांसपोज शुरू होगा बेटा, ध्यान करना, पीछे से बी ट्रांसपोज पहले आया फिर ए ट्रांसपोज। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई सम, ए लिया भी हमने 1 2 3 4 ये ले लिया, और बी ले लिया -1 3 5 2। ए बी की प्रोडक्ट करिए आप, करो भाई, ए यानी 1 3 2 4 और बी -1 5 3 2, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करोगे पहली रो की पहले कॉलम के साथ। अब डायरेक्ट लिख सकते हो, -1 + 10 कितना आ गया 9, पहली रो दूसरा कॉलम A12 बनेगा, 3 और 4 कितना आ गया भाई 7, दूसरी रो पहला कॉलम -3 + 20 कितना आ गया 17, और फिर आप करोगे मल्टीप्लाई, 9 और 8 ऐड करिए तो कितना आ गया 17। ये आ गया ए बी की मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करना हमें, ए बी का ट्रांसपोज करिए एलएचएस के लिए, ए बी का ट्रांसपोज करो भाई, ट्रांसपोज करेंगे तो 9 7 रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 17 17 भाई, क्लियर है।
तो ये आ गया आपका ए बी का ट्रांसपोज जो एलएचएस थी अपनी। अब आरएचएस उठाइए आप, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज करिए भाई, क्या है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1 3 5 2 रो कॉलम में बदल दिया। यहां देखें ए ट्रांसपोज तो 1 2 और उसके बाद 3 4। हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रो टू कॉलम हो गया आपकी, पहली रो की पहले कॉलम के साथ -1 प्लस में 10 कितना आ गया 9। हाँ जी, फिर देखिए पहली रो सेकंड कॉलम -3 प्लस 20 कितना आ गया भाई 17। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो कितना आया देखो 3 और ये 4 7। फिर देखिए 9 और 8 कितना आ गया 17। अब मिलाइए क्या एलएचएस आरएचएस की इक्वल है, तो आई ई एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया भाई अपना आरएचएस। ये प्रूव करने के लिए बोल दे तब आपको ये करना है। अब यहां से एक फार्मूला बन गया, यदि तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आपको दे रखी है एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में, ट्रांसपोज यदि करना है टी दे दे या डैश दे दे तो सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, बैक से शुरू होगा ट्रांसपोज, ये आपने ध्यान करना। उसके बाद देखिएगा एक सम दे रखे आपको जिसमें एंगल दे रखा होगा, जैसे ए दे रखे आपको कोस अल्फा साइन अल्फा और उसके बाद यहां दिया है माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये कह रहा है प्रूव दैट या वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू में ए इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां प्रूव करना है आपने या वेरीफाई करना है, तो ए ट्रांसपोज निकालिए पहले, तो कोस अल्फा जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया बेटा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। हाँ जी, क्या आएगा देखो ध्यान से, एलएचएस लेंगे ए ट्रांसपोज इनटू में ए, तो ए ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या है भाई कोस अल्फा, यहां है साइन अल्फा, यहां माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और इनटू में ए यानी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करोगे, पहली रो की पहले कॉलम के साथ, पहली रो यानी कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ क्या आ गई भाई कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा की माइनस के साथ प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, पहली रो सेकंड कॉलम कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस में आ गया साइन अल्फा कोस अल्फा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस में आ गया साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या आ गया कोस स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल हो गया भाई, जीरो आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, जीरो आएगा। ये फार्मूला अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल तो 1 0 0 1, और ये किसके इक्वल हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये। ऑर्डर लिखना चाहो तो यहां पे क्या डालोगे I2। एक सम ये भी है इसी तरह बिल्कुल, ये आप रखिए का मान ही, हमें अल्फा का मान पूछेगा, ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी देके, ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है यदि, तो अल्फा की वैल्यू निकालिए। दोनों को ऐड करेंगे हम, ध्यान से देखना भाई, 2 कोस अल्फा, यहां आपका 0 यहां भी 0 और यहां पे आ गया 2 कोस अल्फा और इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है तो 1 0 0 1। ध्यान से देखना बेटा, दोनों का ऑर्डर सेम है तो बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। आप लिख सकते हो बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये भी यही आएगा, ये भी यही आएगा, यानी कोस अल्फा का मान यहां से 1/2 आ गया भाई। अब 1/2 मान कौन से एंगल पे होता है 60 पे, π/3 आ जाएगा बेटा। कोस से कोस कैंसिल होगा, एक तो केस आ गया कि अल्फा का मान π/3 आ गया। ये तो तब है जब आपको ये दे रखा हो कि भाई कोई भी रीजन आगे दे रखा हो, जर्नल फार्मूला न बताना हो, सीधा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना हो। यदि जर्नल सॉल्यूशन करना है तो कोसेक x इक्वल टू कोस y का एक फार्मूला किया था आपने, ध्यान हो, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग टू z। तो यहां से यदि अल्फा का मान निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y का काम जो है π/3 कर रहा है वेयर n बिलोंग टू z। ये आपका जर्नल सॉल्यूशन आ गया। ये आप